हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स की रिएक्शन तीन टाइप की है। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एंड थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। तो उसमें से आज फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Aryl halides are extremely less reactive towards the nucleophilic substitution reaction. हेलोएरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी सिंपली वे से या तो इतना इजीली देते नहीं है। इसके कुछ रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है दैट इज़ अ रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, नाउ रेजोनेंस इफेक्ट क्या है कि in haloarine the electron pairs on halogen atom are in conjugation with pi electron of the ring and the following resonance structures are possible। कि यहाँ पर हेलोएरिन में हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर एरिन के साथ कॉन्जुगेशन सिस्टम में पार्ट लेते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है इस सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर ही इंटरनली रेजोनेंट करते रहते हैं। ओके, किसके साथ रेजोनेंट करेंगे? तो हेलोएरिन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा एंड देन जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो रेजोनेट होती रहेगी। बेसिकली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रेजोनेंट होते रहते हैं। सो कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिन का कार्बन एंड हेलोजन जो है उसके बीच में बनता है पार्शियल डबल। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये कैरेक्टर जो है दैट इज ड्यू टू द रेजोनेंस एंड एज अ रिजल्ट the bond cleavage in haloarine is difficult than haloalkane। हेलोआल्केन के कंपेयर में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया एंड ऑब्वियसली डबल बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इस वजह से हेलोएरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना इजीली देते नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर लेस रिएक्टिव toward the nucleophilic substitution reaction। तो that is the first point कि क्यों नहीं देते हैं। सेकंड पॉइंट कि हेलोआल्केन एंड हेलोएरिन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलोएरिन स्ट्रक्चर के अंदर एरिन का कार्बन एंड हेलोजन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, जबकि हेलोआल्केन के अंदर आल्केन के कार्बन एंड हेलोजन के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब उससे क्या डिफरेंस है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगी? तो हेलोएरिन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से s कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू एस कैरेक्टर इन हेलोआल्केन। तो ये हमें मालूम है कि sp2 हाइब्रिडेशन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा कंपेयर टू एस कैरेक्टर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। द डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। इन हेलोआल्केन द कार्बन एटम attached to a halogen is sp3 hybridized, while in case of heloarine the carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized। The sp2 hybridized carbon with a greater s character is more electronegative than and can hold electron pair of carbon halogen bond more tightly than sp3 hybridized carbon in heloalkane। इसका मीनिंग कि हेलोएरिन जो है एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा टाइटली होल्ड कर सकता है। दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा
compared to sp3 hybridization. Thus, carbon-chlorine bond length in haloalkane is 177 picometer while in haloarine is 169 picometer. अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस है कि sp2 की जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो शॉर्ट है, एंड एज वी ऑल नो दैट शॉर्ट बॉन्ड का क्लीवेज डिफिकल्ट है कंपेयर टू अ लॉन्ग बॉन्ड. सो क्या होगा कि सिंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड देन अ लॉन्गर बॉन्ड, देयरफॉर haloarenes are less reactive than haloalkane toward nucleophilic substitution reactions. That is the second reason. थर्ड रीज़न है कि हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन क्यों नहीं देते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन. क्या होगा कि इन केस ऑफ हेलोएरिन द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड as a result of self-ionization will not be stabilized by resonance. कि हेलोएरिन में सेल्फ आयोनाइजेशन होने की वजह से फॉर्मेशन होता है फिनाइल कैटायन, और फिनाइल कैटायन जो है वो स्टेबलाइज्ड नहीं है, वो स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, एंड देयरफॉर SN1 mechanism is ruled out. That means SN1 mechanism जो है वो एलिमिनेट होता है, वो जो है डिफ़िकल्ट है. क्लियर? दैट इज़ द थर्ड रीज़न. एंड द फोर्थ रीज़न कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arene. के यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रिपल्सन होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है. जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखा कि स्ट्रक्चर में हम जब देखते हैं कि एरीन स्ट्रक्चर के अंदर नीचे है, यहाँ पर है एरीन और यहाँ पर है हेलोजन. अब जो हेलोजन है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं? न्यूक्लियोफाइल ऐड करना चाहते हैं, तो पहले से पॉसिबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच हो सकता नहीं है, बिकॉज वहाँ पर रिपल्सन होने के चांसेस है. तो दैट इज़ द रीज़न कि हेलोएरिन जो है वो रिपल्सन होने के चांसेस की वजह से इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता नहीं है. क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टाइप के हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके लिए क्यों डिफ़िकल्ट है. थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.